Good morning students. Welcome to online teaching session of Academic World School बेमेतरा। मैं पंकज गुप्ता आज कक्षा 12वीं में हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पर विस्तार पूर्वक आप सभी को जानकारी देने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी अपनी अपनी पुस्तिका और लेखनी लेकर बैठें और जो भी महत्वपूर्ण निर्देश आपको उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित बताए गए उसे आप क्रमशः लिखते चलें। जिन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे उनके शीर्षक हैं उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद, प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद। इन सभी उपशीर्षक पर हमें चर्चा करनी है। विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के लगभग 10 से अधिक राज्यों में बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी और पढ़ी भी जाती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी भाषा जो आधारित होती है वो उसके व्याकरण पर आधारित होती है। इसका कारण यह है कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जो किसी भी भाषा को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करता है। बिना व्याकरण के कोई भी भाषा अशुद्ध कहलाती है। उसी व्याकरण के एक भाग में से है उपसर्ग और प्रत्यय। वैसे तो यह प्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, परंतु जब अपठित गद्यांश और काव्यांश आपको परीक्षा में पूछा जाता है उस स्थिति में आंतरिक प्रश्न के अंतर्गत आपसे उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में विस्तार पूर्वक पूछा जाता है। तब हम शायद पिछली कक्षा में पढ़ी ये बात भूल जाते हैं और हम परीक्षा में उसे नहीं लिख पाते। तो विद्यार्थी, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय को पुनः समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम उपसर्ग का अर्थ आपको समझा देता हूँ। उपसर्ग का अर्थ होता है पास आकर जुड़ना। पास आकर जुड़ना, यह होता है उपसर्ग का अर्थ, अर्थात पास आकर जुड़ना। इसके पश्चात है उपसर्ग की परिभाषा। बहुत ध्यान से सुनिएगा उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण यदि हम देखते हैं तो यहां एक उदाहरण है धनगति बराबर प्रगति। अर्थात आप यहां देख सकते हैं कि गति यहां पर एक शब्द है। इस शब्द के पूर्व में हमने एक उपसर्ग लगाया है प्र। इन दोनों को जोड़ने पर एक नवीन शब्द रचना बनती है प्रगति। तो यहाँ पर जो प्रगति है वो गति के आगे प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रगति नवीन रचना का निर्माण हुआ है। तो ये है प्र जो कि किसी शब्द के पूर्व में जुड़ा है। हम इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वे शब्दांश जो, ध्यान दीजिएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा हो गई, शब्दांश पूर्व में जुड़ता है किसी
शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है वह उपसर्ग कहलाता है। इस तरह से यह उपसर्ग की परिभाषा आपके समक्ष हुई। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद। वैसे तो उपसर्ग के अनेक भेद होते हैं, परंतु हम 4 मुख्य भेदों को यहाँ पर समझेंगे। उन 4 मुख्य भेद में है संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के कुल 21 उपसर्ग हैं। फिर हिंदी के उपसर्ग जो कि 12 उपसर्ग हैं। उर्दू और फारसी के उपसर्ग हैं, वो उनकी संख्या 14 है। अंग्रेजी उपसर्ग लगभग 8 है। इस तरह से हम उपसर्ग के भेदों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसके पश्चात है प्रत्यय का अर्थ। प्रत्यय का अर्थ होता है अंत में जुड़ना। प्रत्यय का अर्थ होता है अंत में जुड़ना। जिस तरह आपने देखा कि प्रत्यय जो है वो पास में, उपसर्ग जो है वो पास में आकर जुड़ता है, तो प्रत्यय जो होता है ये इसका जस्ट विपरीत होता है, यह अंत में जुड़ता है। तो इस तरह प्रत्यय का अर्थ हुआ अंत में जुड़ना। तत्पश्चात प्रत्यय की परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस तरह हमने उपसर्ग की परिभाषा देखी थी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक इसी के विपरीत प्रत्यय की परिभाषा है। ध्यान से देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है, किसी भी शब्द के अंत में। यदि हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं तो यहाँ उदाहरण के तौर पर हमने लिखा सब्जी वाला। इसमें यदि हम मूल शब्द देखते हैं तो वो हो गया सब्जी, और हमने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया वाला। इस तरह से एक नया शब्द हमारे समक्ष उपस्थित हुआ सब्जी वाला। इसकी परिभाषा को कुछ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है प्रत्यय कहलाता है। इस तरह से यह प्रत्यय की परिभाषा और उसका उदाहरण हमने बोर्ड पर लिख दिया। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे प्रत्यय के भेद में। तो हिंदी में प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है उसे मैं समझा दूं, आप सभी ने ये लिख लिया होगा। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के विषय में हम जानकारी देने जा रहे हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में जुड़ना। चूंकि हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो उसी तरह कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में प्रयोग किया जाएगा, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के
जुड़ना। तो तद्धित प्रत्यय होता है वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं, उससे निर्माण होता है तद्धित प्रत्यय का। इस तरह से हमने प्रत्यय के दो भेद यहाँ पर देखे, जाने और समझे। एक है कृत प्रत्यय जो कि किसी भी क्रिया के अंत में जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के उपसर्ग पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से ये सभी उपसर्ग को देखें कि किस तरह से किसी शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द जुड़ा होता है और एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में आपको इसी तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आपको कोई शब्द दिया रहेगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इस शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करें। उस स्थिति में हमें ये शब्द दिए हुए हैं, हमें इन शब्दों में से उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो विद्यार्थियों, ये है अनुशासन। एक शब्द हमारे पास आया, अनुशासन। अब हमें प्रश्न पूछा गया कि अनुशासन में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करें। तो आपको उपसर्ग इसमें है अनु और शासन है इसमें मूल शब्द। अनु और शासन। शासन एक शब्द है, इस शब्द के प्रारंभ में अर्थात पूर्व में जो शब्दांश जुड़ा हुआ है वह वास्तव में उपसर्ग है। इस तरह से अनुशासन, अनु और शासन के मेल से नवीन परिवर्तित शब्द प्रस्तुत हुआ है, अनुशासन। उसी तरह अमर। अब अमर शब्द हमने ध्यान से देखा, अमर में जो मुख्य शब्द है, मूल शब्द है, वह है मर, और इसके पूर्व में जो अ जुड़ा हुआ है वास्तव में यह उपसर्ग है। इस तरह से अमर में मर और अ, मर यहाँ पर है मूल शब्द और अ यहाँ पर उपसर्ग। अधिकार। अधिकार अगला शब्द हम देख सकते हैं उपसर्ग की श्रेणी में। तो अधिकार में हमारे पास है मूल शब्द कार। कार का मतलब होता है कर्म। अधि, यहाँ पर अधि जो है वो उपसर्ग कहलाएगा। इस तरह से अधिकार में कार हो गया मूल शब्द और अधि हो गया उपसर्ग। तत्पश्चात अपकार, पुनः कार आया यहाँ पर। कार के पूर्व अप जो शब्दांश यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है, यही शब्दांश उपसर्ग है। अर्थात अपकार अप और कार के मेल से बना हुआ है। कार यहाँ पर मूल शब्द है, अप यहाँ पर उपसर्ग है। तत्पश्चात अभिमान। अभिमान में जो मान है वह हमारा मूल शब्द है अर्थात मुख्य शब्द है। इसके आगे जो अभी उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है, दोनों को जोड़ने पर एक नवीन शब्द रचना होती है, अभिमान। अभिमान। तत्पश्चात प्रपंच। पंच यहाँ पर मुख्य शब्द है, पंच, और इसके आगे हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया। इस तरह से नवीन शब्द रचना प्रपंच। तत्पश्चात विवाद। विवाद में है वाद, मुख्य शब्द है, मूल शब्द है। इसके पूर्व जो वी शब्दांश जुड़ा हुआ है वह उपसर्ग है। इस तरह से वी और वाद को जोड़ने पर एक नवीन शब्द हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, वह है विवाद। तत्पश्चात परलोक। लोक यानी होता है संसार। लोक। लोक के आगे पर, ये जो पर लगा हुआ है ये वास्तव में उपसर्ग है। मूल शब्द यहाँ पर लोक, पर यहाँ पर उपसर्ग, दोनों को जोड़ने पर लोक। इसके बाद अब हम हिंदी के कुछ उपसर्ग देखेंगे।
हिंदी के। अभी तक हमने संस्कृत के उपसर्ग पर चर्चा की, अब हम हिंदी के उपसर्ग पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें शब्द दिया हुआ है दुबला। दुबला, इसमें जो मूल शब्द है वह है बला। जो मूल शब्द है वह है बला। अब इसके आगे अर्थात पूर्व में जो दू लिखा हुआ है वह वास्तव में उपसर्ग है। इस तरह से दू उपसर्ग और बला मूल शब्द जोड़ने पर एक नवीन शब्द रचना हुई जिसका अर्थ है दुबला। अधपका, पका इसमें मूल शब्द है और इसके पूर्व अध, अध यानी आधा, आधा पका हुआ। अध यहाँ पर उपसर्ग है और पका यहाँ पर मूल शब्द है। दोनों को जोड़ने के उपरांत नवीन शब्द की रचना हुई अधपका। तत्पश्चात अनजान, जान यहाँ पर मूल शब्द है और अन, अन यहाँ पर उपसर्ग है। उपसर्ग पूर्व में मूल शब्द के पहले जुड़ता है और नवीन शब्द की रचना हुई अनजान। इस तरह से अन और जान मिलकर अनजान शब्द का नई रचना हुई। तत्पश्चात 29, 30, एक संख्या है 30, 29 के पश्चात 30, 30 के पूर्व में उन, उन जो है यहाँ पर यह वास्तव में उपसर्ग है, शब्दांश है। ये शब्दांश और ये मूल शब्द जुड़कर बन गए 29। तत्पश्चात अटल, तल इसमें है मूल शब्द, मुख्य शब्द और इसके पूर्व जो अ जुड़ा हुआ है वो एक शब्दांश है, वह एक उपसर्ग है। आ और टल मिलकर बन गया अटल। फिर है निडर, निडर में जो मूल शब्द है वो है डर, डर मूल शब्द है, उसके पूर्व जो नी जुड़ा हुआ है वह वास्तव में उपसर्ग है। तो नी और डर मिलकर नवीन शब्द रचना हुई निडर। तत्पश्चात चौपाया, पाया, पाया का अर्थ होता है पैर, तो पाया यहाँ पर हो गया मूल शब्द और इसके पूर्व में जो हमने उपसर्ग का प्रयोग किया है वह है चौ। चौ और पाया मिलकर बन गया चौपाया। इसके पश्चात पचमेल, मेल यहाँ पर हो गया आपका मूल शब्द और पच यहाँ पर हो गया आपका उपसर्ग। पच और मेल, पचमेल। फिर है तिरंगा, रंगा, ये मूल शब्द हो गया आपका रंगा हुआ और इसके आगे यदि हमने ती लगा दिया, ती उपसर्ग का प्रयोग कर दिया तो एक नवीन शब्द की रचना हुई तिरंगा। तो इस तरह से आपने संस्कृत और हिंदी के कुछ उपसर्ग देखे, किस तरह से हमने मूल शब्द और उपसर्ग से एक नवीन शब्द की रचना की। इसके बाद हम आ रहे हैं उर्दू के उपसर्ग पर। हम कुछ उर्दू के उपसर्ग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले दिया हुआ है दरकार, दरकार, तो इसमें जो मूल शब्द है वो है कार और उसके पूर्व जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है दर। तो इस तरह से एक नवीन शब्द बन गया दरकार। इसके पश्चात देखिए कमजोर, जोर, जोर लगाना यानी ताकत लगाना या दम लगाना, जोर। इसके पूर्व हमने कम उपसर्ग जोड़ दिया तो एक नवीन शब्द की रचना हो गई कम और जोर मिलकर कमजोर। तत्पश्चात ला इलाज, इसमें मुख्य शब्द जो है वो है इलाज और इसके पूर्व जो हम उपसर्ग जोड़ रहे हैं वो है ला। तो इस तरह से हो गया ला इलाज बराबर ला इलाज। ला उपसर्ग है, इलाज मूल शब्द है, दोनों के जोड़ने से नवीन शब्द की रचना उत्पत्ति हुई जिसे हम ला इलाज पढ़ रहे हैं। फिर है बखूबी, ब इसमें है उपसर्ग और खूबी है इसमें मूल शब्द, खूबी। इसके पूर्व ब उपसर्ग जुड़ा हुआ है, दोनों मिलकर बन गए बखूबी। फिर बेदम, दम
तरह से बन गया बेदम, बेदम। फिर है बदनाम। नाम यहां पर हो गया मूल शब्द, इसके पूर्व हमने उपसर्ग जोड़ दिया बद। इस तरह से दोनों को जोड़ने के पश्चात नवीन शब्द रचना हुई बदनाम। अर्थात परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि बदनाम में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करें, तब आप इस तरह से विभाजन का कार्य करेंगे। अर्थात बदनाम में से बद उपसर्ग दिखाएंगे और नाम मूल शब्द दिखाएंगे। तत्पश्चात गैर कानूनी। कानूनी यहां पर मूल शब्द है कानूनी। इसके पूर्व जो हमने गैर उपसर्ग का प्रयोग किया है, इससे नवीन शब्द रचना हो गई गैर कानूनी। फिर हम राज। राज यहां पर है मूल शब्द, राज यानी रहस्य। हम यहां पर है उपसर्ग। हम और राज को जोड़ने पर हमराज एक नवीन शब्द आया, इसमें हम उपसर्ग और राज मूल शब्द है। खुश दिल। दिल यहां पर है मूल शब्द और खुश यहां पर उपसर्ग है। इस तरह से खुश दिल। नालायक। लायक यहां मूल शब्द है और ना यहां पर उपसर्ग है, तो ना और लायक को जोड़ने पर जो नवीन शब्द की प्राप्ति हुई वो हुई नालायक। हाफ पैंट। अब यहां से कुछ हम अंग्रेजी के उपसर्ग समझेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में बहुत सी भाषाओं को स्थान दिया गया है। उसमें उर्दू भी है, उसमें अंग्रेजी के भी कुछ शब्द हैं, फारसी भी है, अर्थात बहुत सी विदेशी भाषाओं का प्रयोजन इसमें किया गया है। इस तरह अंग्रेजी के भी कुछ शब्द हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। सर्वप्रथम हाफ पैंट। तो पैंट इसमें हो गया मूल शब्द पैंट, और हाफ इसमें हो गया आपका उपसर्ग। इस तरह से हाफ और पैंट को मिलाकर नवीन शब्द रचना हुई हाफ पैंट। फिर चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर यहां पर हो गया आपका मूल शब्द, और इसके पूर्व में जो चीफ शब्द जुड़ा हुआ है वो वास्तव में हो गया आपका उपसर्ग। चीफ और मिनिस्टर अर्थात चीफ मिनिस्टर। तत्पश्चात जनरल मैनेजर। मैनेजर यहां पर हो गया मूल शब्द और इसके पूर्व जनरल। जनरल, तो जनरल यहां पर हो गया आपका उपसर्ग। जनरल और मैनेजर मिलकर बन गया जनरल मैनेजर। उसी तरह वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहां पर है मूल शब्द और वाइस यहां पर हो गया आपका प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग। तो उपसर्ग हो गया आपका वाइस और प्रिंसिपल हो गया मूल शब्द। इस तरह से नवीन शब्द की रचना हुई वाइस प्रिंसिपल। तो विद्यार्थियों, ये थे संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के कुछ शब्द जिनको हमने उपसर्ग में जोड़कर नवीन शब्द की रचना की, निर्माण की। अब आपके समक्ष कुछ प्रत्यय से संबंधित उदाहरण भी रखना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। इस तरह से हमारी तालिका बनेगी। सबसे पहले हम शब्द लिखेंगे, फिर उनमें से हम मूल शब्द को अलग करेंगे और प्रत्यय अलग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला है पठनीय। एक शब्द दिया हमने पठनीय। पठनीय, इसमें मूल शब्द है पठ अर्थात पढ़ना, और इसमें प्रत्यय प्रयोग में आया है अनीय। इस तरह से पठ और अनीय मिलकर बन गया पठनीय। अर्थात पठनीय शब्द में मूल शब्द है पठ
नवीन शब्द की प्राप्ति हुई पठनीय। इसके पश्चात झूला, तो मूल शब्द है इसमें झूल और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आ। हम अभी यहाँ पर कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं। कृत प्रत्यय का पहला उदाहरण था पठनीय। पठनीय में पठ, चूंकि ये क्रिया है, पठ यानी पढ़, क्रिया के अंत में हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया अनीय, तो पठ और अनीय के प्रयोग से जो नवीन शब्द रचना हुई वो भी पठनीय। दूसरा हमने देखा झूला। झूला में मूल शब्द है झूल और इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस तरह से झूल और आ मिलकर बन गया झूला। फिर है पढ़ाई। पढ़ाई, पढ़ाई में मूल शब्द है पढ़ और इसमें प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो है आई। इस तरह से पढ़ और आई मिलकर बन गया पढ़ाई। पढ़ यहाँ पर मूल शब्द हुआ, क्रिया हुई, धातु है और प्रत्यय इसमें हमने आई। इस तरह से पढ़ और आई मिलकर बन गया पढ़ाई। फिर है कृपालु। कृपालु, कृपालु में मूल शब्द है कृपा और इसमें जो प्रत्यय प्रयोग में लाया है वो आलू। इस तरह से कृपा और आलू मिलकर बन गया कृपालु। कृपा मूल शब्द, आलू प्रत्यय। तत्पश्चात लिखावट। लिखावट, लिखावट में मूल शब्द लिख है और इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो है आवट। इस तरह से लिखावट। तो विद्यार्थी हमने यहाँ पर पठनीय, झूला, पढ़ाई, कृपालु, लिखावट इन शब्दों को देखा। कुछ अन्य शब्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं। घबराहट। घबराहट, परीक्षा में आपको एक प्रश्न पूछा गया कि घबराहट में से आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। उस स्थिति में आप सबसे पहले लिख लेंगे घबरा और आहट। इस तरह से मूल शब्द हो गया घबरा और आहट, इसमें हमने प्रयोग किया है प्रत्यय। दोनों के योग से बन गया घबराहट। तत्पश्चात पढ़कर। पढ़कर, मूल शब्द है इसमें पढ़। पढ़ एक क्रिया है, हमने इसमें कर प्रत्यय का प्रयोग किया और इस तरह से दोनों मिल गए पढ़कर। अच्छाई। अच्छा मूल शब्द है इसमें और आई इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये बन गया अच्छा। फिर नमकीन। नमकीन, नमकीन में मूल शब्द नमक। नमक से बना है नमकीन। नमक मूल शब्द, इसमें जो हमने प्रत्यय जोड़ा है वो है ईन। बड़ी, नमकीन, क्योंकि बड़ी है इसलिए हमें यहाँ पर बड़ी नमकीन। इसके पश्चात है जेठानी। जेठ और आनी, जेठानी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ प्रत्यय उदाहरण स्वरूप देखे। मुझे पूरा विश्वास है आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कोई समस्या नहीं आई होगी और आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की उसे पुनः समझ लेते हैं। हमने सर्वप्रथम उपसर्ग का अर्थ देखा, फिर हमने उपसर्ग की परिभाषा देखी, उपसर्ग के भेद देखे, प्रत्यय का अर्थ समझा, प्रत्यय की परिभाषा देखी, प्रत्यय के भेद, कृत और तद्धित के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने संस्कृत के उपसर्ग देखे, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग देखे, कृत और तद्धित प्रत्यय को समझा। कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय में अब आपको किसी भी तरह की कोई असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। इस ऑनलाइन वीडियो सेशन को समाप्त करने से पहले आप सभी गृह कार्य लिख लें।
परिभाषा लिखिए। और प्रश्न 2 है उपसर्ग और प्रत्यय के 20 उदाहरण लिखिए। ये गृह कार्य आप 2 दिनों में पूर्ण करके कैंपस केयर ऐप में ERP में अपलोड करेंगे।